एग्जाम मटेरियल में आपका स्वागत है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, इससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी के पर आधारित प्रश्न है जो प्रीवियस पूछा हुआ प्रश्न है बीपीएससी ट्री का। बीपीएससी ट्री 40 आपके लिए ये बहुत फायदेमंद साबित होने वाला है। इसका देख लीजिए। और क्या दिया हुआ है, बिहार शिक्षा भर्ती परीक्षा जीएस का समान अध्ययन का क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में 1 to 5 के लिए प्राथमिक स्तर के लिए पूछा गया था, 6 to 8 के लिए मध्य स्तर और 9th-10th माध्यमिक स्तर एवं 11th-12th उच्च माध्यमिक स्तर के लिए 16 महाजनपद में यह एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मगध एवं अंक के मैदान में निम्नलिखित में किसके हिस्से थे। तो आप लोग आंसर को देखिए, अपने से मार के देखिए कितना सही आपका हो रहा है, उसका डिस्क्राइब तो हम करेंगे ही। तो ये देखिए क्वेश्चन है, मगध एवं अंक के मैदान निम्नलिखित में किसके हिस्से हैं। तो इसका हिस्सा जो है मध्य जो गंगा का मैदान पूर्वी उत्तरी प्रदेश और संपूर्ण बिहार का एक विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई जो है 50 से 100 मीटर तक की है। मगध एवं अंग मध्य गंगा मैदान में स्थित है। मध्य गंगा का मैदान कृषि के लिए प्रसिद्ध है। मध्य गंगा का मैदान किस लिए प्रसिद्ध है? कृषि के लिए प्रसिद्ध है। और इसकी औसत ऊंचाई 50 से 100 मीटर तक है। और ये जो है मध्य गंगा मैदानी पूर्वी उत्तर प्रदेश और संपूर्ण बिहार तक विस्तृत है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मध्य गंगा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मध्य गंगा का मैदान। दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रधानाध्यापक थे? तो ये थे, कहाँ के थे? तो ये थे तक्षशिला का था। कहाँ का था? तक्षशिला का था। तक्षशिला में देख लीजिए और डिस्क्राइब दिया गया हुआ है कि कौटिल्य जी ने चाणक्य के नाम से, कौटिल्य को किसे क्या नाम से जाना जाता है? तो ये चाणक्य के नाम से जाना जाता है। ये बीवीआई क्वेश्चन है। और यह एक प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री, दार्शनिक और राजनीतिक सलाहकार भी थे। ये प्राचीन तक्षशिला विद्यालय में राजनीति विज्ञान अर्थशास्त्र के प्रधानाध्यापक भी थे। उन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक भी लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आश्रय लोहे के स्तंभ किस शहर में स्थित है? लोहा का स्तंभ किस शहर में स्थित है? तो ये प्राचीन जो भारतीय धातु कर्म का जो लोहा का है वो दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है। ये प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आश्रय लोहा स्तंभ दिल्ली में स्थित है। यह कुतुब मीनार जहाँ है उसके परिसर में है। वह अपनी जंग प्रतिरोधक संरचना के लिए प्रसिद्ध है। वह जंग प्रतिरोधक संरचना के लिए प्रसिद्ध है। उसको अभी तक उस पर जंग नहीं लगा है। यह इसका जो ऊंचा है 7 मीटर से भी अधिक ऊंचा है। लोहे का स्तंभ है। यह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 374 से 413 ईस्वी द्वारा विजय स्तंभ के रूप में बनाया गया था। यह कौन बनाया था? तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बनाया था। 374 से 413 ईस्वी के बीच में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है। यह क्वेश्चन पूछा गया था। ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है। इसका आंसर जो हो जाएगा, इसमें दोनों हो जाएगा। कौन कौन हो जाएगा? ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है तो ये है विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य है। और दूसरा ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कावेरी नदी के मध्य है। इसका देख लीजिए डिस्क्राइब। ये भारतीय इतिहास में दक्षिणापथ क्षेत्र के तहत विंध्य पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी एवं कावेरी नदी तक के क्षेत्रफल को भी शामिल किया जाता है। इसमें सतपुरा से नीलगिरी पर्वत श्रेणी का भी क्षेत्र शामिल है। अतः उपयुक्त में से एक से अधिक विकल्प सही होंगे। डी, ऑप्शन डी था। क्वेश्चन नंबर 5, ये सब प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देख लीजिए, ये भी जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में पेपर 2 में पूछा गया था और शिफ्ट 1 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 6 है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश का था? तो इब्न बतूता जो था ये मोरक्को देश का था। कहाँ का था? मोरक्को देश का था। देख लीजिए इसका विस्तार। सल्तनत कालीन तुगलक वंश से शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए प्रसिद्ध खोजकर्ता एवं यात्री इब्न बतूता
अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था। यह कहाँ का था? मोरक्को का निवासी था। यह मध्य एशिया के मार्ग से होते हुए भारत के सिंध प्रांत में वर्ष 1333 ईस्वी में पहुंचा था। कब पहुंचा था? 1333 ईस्वी में पहुंचा था। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी के इब्न बतूता को दिल्ली का काजी जज नियुक्त किया गया था। इसे दिल्ली का काजी जज नियुक्त किया गया था 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी के बीच। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। निम्नलिखित में ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत नवीनीकरण कौन सा मुख्य कारण था? निम्नीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? तो देख लीजिए, मुख्य जो कारण था इसका विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना था। विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए ये भूमि को उन्नत करना था। इसका सोल्यूशन पूरा देख लीजिए। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में निम्नीकरण का मुख्य कारण विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना था। साथ ही बढ़ती जनसंख्या, अधिक खाद्य की मांग, वाणिज्यिक फसल और लकड़ी का उत्पादन नवीनीकरण का अन्य कारण था। क्वेश्चन नंबर 7, 1859 के अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम ने यह क्या प्रावधान किया था? यह क्या प्रावधान किया था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा, यह प्रावधान किया था बागान श्रमिकों को चाय बागानों की अनुमति के बिना छोड़ने की अनुमति नहीं था। क्या था? बागान श्रमिकों को चाय बागानों की अनुमति के बिना छोड़ने की अनुमति नहीं था। 1859 के अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम ब्रिटिश भारत में औपनिवेशिक सरकार द्वारा पारित किया गया था। 1859 अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम के तहत बागान के श्रमिकों के बिना अनुमति के चाय बागानों को छोड़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें शायद ही कभी ऐसी अनुमति दी जाती थी। 1859 के अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम में असम में बागान श्रमिकों को आजावाही की स्वतंत्रता की गंभीर रूप से प्रतिबंधित कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई? किस तिथि को रानी की विक्टोरिया उद्घोषणा जारी हुई? तो ये है, इसका आंसर जो हो जाएगा 1 नवंबर 1858। 1 नवंबर 1858 को यह उद्घोषणा हुआ था। इसका फुल्ली डिस्क्राइब देख लेते हैं क्या दिया है। ब्रिटिश संसद ने 1858 के संसद के एक अधिनियम को पारित किया और जिम्मेदार प्रबंधन के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को अधिकार हस्तांतरित किए। उद्घोषणा, जिसे भारतीय लोगों को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, यह घोषणा लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के एक दरबार में की थी। कहाँ किया था? इलाहाबाद के दरबार में किया था 1 नवंबर 1858 को। यह BBI क्वेश्चन है, यह बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसे रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर का अधिकार करने में सहायता की थी? ये किसने सहायता किया था? तो ये सहायता किया था अफगान ने सहायता किया था। किसने? अफगान ने सहायता किया था। रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में अफगानों ने सहायता की थी। 1857 की कराची में महारानी लक्ष्मीबाई ने फिंगरियों से लोहा लेने के लिए एक बंदा नवाब अली बहादुर द्वितीय को, जिन्हें वह अपना भाई मानती थी, वह पत्र के साथ राखी भेजकर उसके लाज रखने को कहा था। बादा नवाब 10,000 सैनिकों के साथ झांसी लड़ने पहुंच गए थे। कहाँ पहुंचे थे? बंदा नवाब ये झांसी पहुंच गए थे 10,000 सैनिकों के लेकर। क्वेश्चन नंबर 10, 1857 के विद्रोह के किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया था? 1857 के विद्रोहियों को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया था? तो यह किया था, कौन किया था? ये BD सावरकर ने किया था। किसने किया था? BD सावरकर ने किया था। 1857 के विद्रोहियों को BD सावरकर द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया था। उन्होंने पुस्तक जो लिखी थी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में लिखा है। वह 1857 का भारतीय विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक नियंत्रण के लिए व्यापक विरोध की पहली अभिव्यक्ति थी। क्वेश्चन नंबर 11, इस अंग्रेजी सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। यह किसने कहा था? तो यह कहा था हीरोज ने कहा था। हीरोज ने कहा था। यह एक पूरी 1857 की एक क्रांति सभी विद्रोहियों में एक मर्द थी। अंग्रेजी सैन्य अधिकारी जनरल हीरोज ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ
वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। 17 जून 1858 ईस्वी को ग्वालियर के पास कोटा के सराय में अंग्रेजों से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई थी। कहाँ मृत्यु हो गई थी? तो यह ग्वालियर में हो गई थी। कब हुआ था? तो यह 17 जून 1858 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, 1857 के विद्रोह के दौरान नाना साहब ने खुद को मुगल सम्राट घोषित किया। मुगल सम्राट क्या घोषित किया? तो वह अपने आप को पेशवा मानने लगे थे। देख लीजिए इसका डिस्क्राइब। 1857 के विद्रोह के दौरान नाना साहब ने स्वयं को मुगल सम्राट का पेशवा घोषित कर दिया। बाजी राय द्वितीय के दत्तक पुत्र के रूप में उन्होंने मराठा संघ और पेशवा परंपरा को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। पेशवा बाजी राय द्वितीय की मृत्यु के बाद नाना साहब के अंग्रेजों ने उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार नहीं किया, क्योंकि यह पेशवा दत्तक पुत्र था। यह नाना साहब किसका दत्तक पुत्र था। उन्होंने पेंशन देने से भी इनकार कर दिया। इन कारणों से वह 1857 में भाग लेने के लिए प्रेरित हुआ। क्वेश्चन नंबर 13, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोहियों का उल्लेख है? तो इसमें जो उल्लेख किया गया है सन्यासी का उल्लेख किया गया है। इसमें क्या चीज का उल्लेख किया गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख हुआ है। आनंद मठ की कहानी 1772 ईस्वी में पूर्णिया के दानापुर में पूर्णिया के दानापुर और तिरहुत में अंग्रेज के स्थानीय मुस्लिम राजा के खिलाफ उन्हें विद्रोह पर आधारित है। यह बंगा भाषा का एक उपन्यास है। इसका प्रकाशन 1882 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1882 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसे घटना सबसे पहले हुई है? सबसे पहले जो घटना हुआ है, कौन घटना हुआ है? तो सबसे पहले जो घटना हुआ है संथाल विद्रोह हुआ है। यह 1855 से 56 के बीच में हुआ है। इसका जो प्रमुख नेता थे सिंधु कान्हू और चांद भैरव इसके प्रमुख नेता थे। देख लीजिए उपयुक्त में से सबसे पहले घटना संथाल विद्रोह 30 जून 1855 को था। संथाल विद्रोह के नेता सिंधु और कान्हू और दो भाई और थे, चांद और भैरव। बिरसा मुंडा का विद्रोह 1899 से 1900 में हुआ था। यह विद्रोह झारखंड में छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था। बिरसा मुंडा का और मुंडा और उगलान विद्रोह भी कहा जाता है। ताना भगत जो विद्रोह हुआ था 1914 से 20 में झारखंड में छोटा नागपुर में हुआ था। इसके नेता जतरा उराव थे। कौन थे इसके नेता? जतरा उराव थे। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। ताना भगत आंदोलन संबंधित है। ताना जो आंदोलन है किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। किससे? आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। इसका डिस्क्राइब देख लेते हैं। ताना भगत आंदोलन एक आदिवासी आंदोलन था जो 1914-20 में झारखंड के छोटा नागपुर में हुआ था। इसका जो नेता जब थे प्रमुख नेता थे जतरा उराव थे। कौन थे? जतरा उराव थे। क्वेश्चन नंबर 16, किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-56 ईस्वी में हुआ था? तो यह हुआ था इनमें से कोई नहीं। इसमें से इसका जो नेता थे सिंधु कान्हू थे 1855-56 में और चांद भैरव थे। सिंधु और कान्हू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। संथाल विद्रोह अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ बिहार और झारखंड के राजमहल पहाड़ियों में बसे संथाल जनजातियों का विद्रोह था। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? तो ये था बहावी आंदोलन, जिसमें लंबी दाढ़ी रखने पर लगाए जाने वाले कर के कारण था। बहावी आंदोलन विद्रोह लंबी दाढ़ी रखने पर लगाए जाने के कारण हुआ था। यह आंदोलन वर्ष 1831 में हुआ था। इससे संबंधित नेता सैयद अहमद थे। बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? सैयद अहमद थे। क्वेश्चन नंबर 18, शोषणकारी शक्तियों के खिलाफ नए कर प्रणाली का विरोध किसने किया था? तो इसका विरोध जो किया था 1855-56 में बिहार के संथाल ने विद्रोह किया था। अठारह सौ 55-56 का संथाल विद्रोह, जिसे संथाल हुल के रूप में भी जाना जाता है, वर्तमान बिहार तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा में एक महत्वपूर्ण आदिवासी विद्रोह था। संथाल एक आदिवासी समुदाय ने ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों, सहकारों, जमींदारों, व्यापारियों तथा शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ विद्रोह किया। बिहार में संथाल विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकार और जमींदारी प्रणाली दोनों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण विद्रोह था। क्वेश्चन नंबर 19,
1832-33 के बीच कोल विद्रोह का नेता किसने किया था? तो ये कोल विद्रोह का नेता जो किया था, इनमें से जो आंसर दिया गया है इनमें से कोई नहीं है। इसका आंसर जो हो जाएगा, कोल छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में यह केंद्रित था। कोल विद्रोह का नेतृत्व बद्धू भगत और जोया भगत का जिंददार मानकी जैसे नेताओं ने किया था। उन्होंने कोल और अन्य आदिवासी समुदायों को अंग्रेजों और स्थानीय जमींदारों के खिलाफ एकजुट किया। विद्रोह मुख्य रूप से जमींदारों व्यवस्था से आर्थिक शोषण और गैर आदिवासी बचने वाले द्वारा सामाजिक उत्पीड़न और अपारंपरिक आदिवासी शासन को कमजोर करने वाले ब्रिटिश कानूनों के कारण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20, 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की जो स्थापना किया था वह जोनाथन डंकन ने किया था। किसने किया था? जोनाथन डंकन ने। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय एवं डेविड हेयर ने किया था। इसका आंसर जो हो जाएगा डेविड हेयर हो जाएगा। और हो जाएगा डेविड हेयर ने किया था। हिंदू कॉलेज वर्तमान प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। इस रूप में जाना जाता है। और लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, देहरादून इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब किया गया था? तो यह 1906 ईस्वी में किया गया था। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना था। वन अनुसंधान की स्थापना कब हुआ था? तो वन अनुसंधान की स्थापना जो हुआ था उसका 1906 ईस्वी में हुआ था वन अनुसंधान। 1878 ईस्वी में ब्रिटिश इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल के रूप में हुई थी। 1906 में इसे इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में पुनः स्थापित किया गया। 1991 में इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? विभाग का सर्वेक्षण विभाग की जो स्थापना हुआ था 1767 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1767 ईस्वी में हुआ था। भारतीय सर्वेक्षण विभाग एवं प्रौद्योगिकी विज्ञान विभाग के अधीन देश के राष्ट्रीय सर्वेक्षण के मानचित्रण संगठन भारत सरकार का सबसे पुराना वैज्ञानिक विभाग है। इसकी स्थापना 1767 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23, यूथ बंगाल मूवमेंट की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? यूथ बंगाल मूवमेंट की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है हेनरी विवियन ड्रेजियो को जाता है। इसे हेनरी विवियन ड्रेजियो को जाता है। हेनरी लुइस विवियन ड्रेजियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता में एक शिक्षक युवा बंगाल आंदोलन से संबंधित थे। उनके छात्रों ने परंपरा और रीति रिवाजों पर हमला किया, महिलाओं की शिक्षा की मांग और विचार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाया। क्वेश्चन नंबर 24, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री जिसे इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित किया गया था? इतिहास के पहिए नामक पुस्तक, तो यह पुस्तक जो रचित किया गया था राम मनोहर लोहिया के द्वारा किया गया था। किसके? राम मनोहर लोहिया के द्वारा। पुस्तक का नाम है द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, राम मनोहर लोहिया, गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक और प्रियजन डायरी 1975 में किया था जयप्रकाश नारायण। प्रियजन डायरी, ये BBI क्वेश्चन सब है। क्वेश्चन नंबर 25, अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? अबुल कलाम आजाद द्वारा तो ये अल हिलाल किया गया था। कौन किया गया था? अल हिलाल किया गया था। देख लेते हैं और किताब का। अल हिलाल, अबुल कलाम आजाद, कॉमरेड मोहम्मद अली जौहर, जमींदार मौलाना जफर अली खां। क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब हुआ था? तो यह प्रकाशन जो हुआ था 1931 में हुआ था। कब? 1931 में हुआ था। राष्ट्रवादी दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन 1931 से प्रारंभ हुआ था। इसका प्रकाशन जो हुआ था पटना से किया जाता था। कहाँ से किया जाता था? पटना से किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये नील दर्पण जो लिखा गया था, ये लिखा गया था दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया था। प्रख्यात बंगला नाटककार दीनबंधु मित्रा द्वारा रचित नील दर्पण 1860 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसमें नील आंदोलन का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसका विस्तृत वर्णन मिलता है, इसमें नील आंदोलन का विस्तृत वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया था। इंडिया डिवाइडेड भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। यंग इंडिया
पत्रिका का संपादन किसने किया था? यंग इंडिया, तो ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था यंग इंडिया। और न्यू इंडिया रहता तो ये एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया था। न्यू इंडिया इसके द्वारा, एनी बेसेंट, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। यंग इंडिया, यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। यह साप्ताहिक पत्रिका यंग इंडिया का प्रयोग महात्मा गांधी ने अपनी विचारधारा, सत्याग्रह, अहिंसा के प्रचार के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है? हुंकार हिंदी साप्ताहिक जो पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर जो है उपयुक्त में से एक से अधिक है। देख लीजिए इसका पूरा जो है, तो हुंकार में जो है नामक साहित्यिक पत्रिका के प्रकाशन यमुना कारजी और राहुल संस्कृतियान और स्वामी सहजानंद सरस्वती संबंधित थे। 3 थे हुंकार, कौन कौन थे? यमुना काराज, राहुल संस्कृतियान और स्वामी सहजानंद सरस्वती संबंधित थे। राहुल संस्कृतियान इसके संपादक थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती इसकी पत्रिका के प्रमुख प्रकाशक थे। क्वेश्चन नंबर 31, पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया था? पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, भीमराव रामजी अंबेडकर के द्वारा लिखा गया था। पाकिस्तान ऑफ द पार्टीशन पुस्तक के लेखक भीमराव रामजी अंबेडकर द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 32, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? तो इसका लेखक जो है काली किंकर दत्त है, काली किंकर दत्त है। बायोग्राफी ऑफ ओंकार कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक काली किंकर दत्त है। इसका प्रकाशन जो हुआ था 1957 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33, न्यू इंडिया समाचार पत्र संबंधित है। न्यू इंडिया किससे संबंधित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। ये पीछे हम आपको बता दिए थे, इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। और यंग इंडिया रहता तो महात्मा गांधी। न्यू इंडिया समाचार पत्र एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र था। कॉमनवेल्थ तथा कॉमनवेल्थ पत्रिका का संपादन तथा वर्ष 1916 में मद्रास में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34, पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडिया एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखा था? तो यह लिखा था धर्मपाल ने लिखा था। किसने लिखा था? धर्मपाल ने लिखा था। इंडियन एजुकेशन 18th सेंचुरी पुस्तक धर्मपाल ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 35, मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में किसकी अपनी पुस्तक में प्रकाशित किया था? तो यह प्रकाशित किया था द स्पिरिट ऑफ लॉज में किया था। द स्पिरिट ऑफ लॉज में किया था ये प्रकाशक। फ्रांस के दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक द स्पिरिट ऑफ द लॉज राजनीतिक सिद्धांत पर आधारित एक पुस्तक है। यह पुस्तक सरकार के सिद्धांत और संरचना पर एक विस्तृत ग्रंथ है। इस पुस्तक में मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन प्रस्तावित किया है। उपयुक्त अन्य पुस्तकों भी मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 36, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमी निसेशंस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। महात्मा गांधी और बिहार कुछ संस्मरण पुस्तक भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखा गया। उनके द्वारा लिखी गई कुछ अन्य पुस्तक भी है, जिसको प्रमुख पुस्तकें जो थी बापू के कदमों में बापू, इंडिया डिवाइडेड, चंपारण में सत्याग्रह, इन सब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन से सही सम्मिलित है? इसमें सही से सम्मिलित जो है इनमें से अधिक होगा। इसका जो सम्मिलित हो जाएगा, देखिए कौन कौन है। एडवोकेट ऑफ इंडिया के लेखक दुर्गादास बसु है। कौन है? दुर्गादास बसु है। इंडिया स्पेक्टर का संपादन BM महलवारी ने 20 वर्षों तक किया था। और यंग इंडिया का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 38, इसमें से चुनना है। तो इसका सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल लिखा था, यही सिर्फ इसमें सही है। 38 नंबर में द इंडियन स्ट्रगल के लेखक नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। इसने सन 1920 से 1942 तक इतिहास का उल्लेख किया है। क्वेश्चन नंबर 39 पर चलते हैं। वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे? वंदे मातरम का, तो इसका जो आंसर हो जाएगा अरविंद घोष हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अरविंद घोष। श्री अरविंद घोष अंग्रेजी भाषा के साप्ताहिक समाचार पत्र वंदे मातरम के संपादक थे।
बिपिन चंद्रपाल 1905 में इस समाचार पत्र की स्थापना की थी। अक्टूबर 1906 में पाल के साथ अरविंदो इस समाचार पत्र के संयुक्त संपादक बने। फिर नवंबर में प्रधान संपादक बने। क्वेश्चन नंबर 40, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का उपन्यास आनंद मठ किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो यह 1882 में प्रकाशित हुआ था। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ 1882 में प्रकाशित हुआ था। यह उपन्यास अपने गीत वंदे मातरम के लिए प्रसिद्ध है, जो भारत में एक देशभक्ति बन गया था। क्वेश्चन नंबर 41, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। सन 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन बौद्धिक धर्म की शुद्ध रूप में पुनः स्थापना करना था। क्या करना था? पुनः स्थापना करना था। सन 1877 में लाहौर में आर्य समाज का मुख्यालय स्थापित किया गया। कब? 1877 में लाहौर में आर्य समाज की स्थापना किया गया। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसके प्रारंभ किया था? भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने प्रकाशित किया था? इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा, सन 1925 ईस्वी में सेल्फ रिस्पेक्ट का ईवी रामास्वामी नायकर द्वारा तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का शुरुआत किया था। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्राह्मणवादी आधिपत्य को तोड़ने, समाज में पिछड़े वर्गों एवं महिलाओं के समान अधिकार के लिए आवाज उठाना था। सन 1873 में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था। इंडिया फॉर इंडियंस प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? इंडिया फॉर इंडियंस प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो ये जो दिया था, इसका आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। इंडिया फॉर इंडियंस का प्रसिद्ध नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किया था। स्वदेशी व हिंदी का समर्थन करने वाला आर्य समाज प्रथम संगठन था। कौन था वह? स्वदेशी व हिंदी का समर्थन करने वाला आर्य समाज का प्रथम संगठन था। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें देखना है कौन सा कथन सही है। इसमें जो कथन सही है इनमें से आ जाएगा एक से अधिक क्वेश्चन सही है। इसका देख लीजिए कि राजा राम मोहन राय को भारत में नव जागरण का अग्रदूत माना जाता है। सही बात है, वे नवीन शिक्षा के अग्रदूत रहे। इसके लिए डेविड हेयर के सहयोग से हिंदी कॉलेज 1817 कलकत्ता एवं वेदांत कॉलेज 1925 कलकत्ता की स्थापना किया था। दयानंद सरस्वती के बारे में और देख लीजिए, 1875 ईस्वी में स्थापना स्वदेशी व हिंदी का समर्थन करने वाला प्रथम संगठन था। इसका मानना था कि भारत भारतीयों के लिए है। स्वामी विवेकानंद ने राम कृष्ण मिशन की स्थापना किया था। कलकत्ता में किया था, वारानगर में किया था। ये देखिए VVI क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में बराबर अक्सर पूछा जाता है। और 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में भी आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किया था। इस सम्मेलन में उन्होंने भौतिकवाद व अध्यात्मवाद के मध्य संतुलन स्तर स्थापित करने पर बल दिया। क्वेश्चन नंबर 45, पंजाब में कुका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? पंजाब में कुका आंदोलन का प्रारंभिक जो उद्देश्य था, उसका उद्देश्य था सिख धर्म को पुरस्कृत करना। किसका है? सिख धर्म को पुरस्कृत करना। सिख धर्म को पुरस्कृत करना। और कुका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य सिख धर्म को पुरस्कृत करना था। कुका पंजाब में एक धार्मिक राजनीतिक आंदोलन था। कुका मुख्य रूप से सिख धर्म का हिस्सा नहीं थे। लोगों को एकजुट करने के लिए सतगुरु सिंह जी ने 12 अप्रैल 1872 को कुका आंदोलन शुरू किया था। कब शुरू किया था? 12 अप्रैल 1872 को। क्वेश्चन नंबर 46, नव भारत का पैगंबर कौन कहा जाता है? नव भारत का पैगंबर कौन कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय को कहा जाता है नव भारत के पैगंबर। राजा राम मोहन राय को नव भारत का पैगंबर कहा जाता है क्योंकि यह भारतीय में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने वाले व्यक्ति थे। इन उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज तथा उनके अनुयायियों द्वारा 1836 में बंग भाषा प्रकाशक सभा नामक संस्थाओं की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 47, किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी? इसका आंसर जो हो जाएगा 1927 में ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना किया गया था। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1927 ईस्वी में की गई थी। यह दिल्ली में स्थित एक गैर सरकारी संगठन है। इस सम्मेलन की शुरुआत महिलाओं की शिक्षा बढ़ाने के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 48, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा किया गया था? तो ये महात्मा गांधी द्वारा किया गया था अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना। महात्मा गांधी ने 30 सितंबर 1932 को
अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी। इस संगठन की स्थापना समाज के सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्ग, विशेषकर दलित समुदाय, जिन्हें तब हरिजन, जिसका अर्थ है भगवान की संतान, कहा जाता था, उत्थान और कल्याण के लिए काम करने के लिए की गई थी। आंदोलन से शुरुआत है। क्वेश्चन नंबर 49, ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका अध्यक्ष जो थे सहजानंद सरस्वती को बनाया गया था। इसे बनाया गया था ऑल इंडिया किसान सभा के, तो ये सहजानंद सरस्वती को बनाया गया था। 1936 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया, जिसके पहले अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती थे। इन सभा में किसान घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें जमींदारी उन्मूलन, सभी किराएदार के लिए अधिकार की मांग की गई। क्वेश्चन नंबर 50, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? तो इसमें उल्लेख जो किया गया है वह किया गया है सन्यासी विद्रोह का किया गया है। इसका सन्यासी विद्रोह का किया गया है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। सन्यासी विद्रोह बंगाल में वर्ष 1770 से 1820 के बीच हुआ था। बंगाल में 1770 के भीषण अकाल के बाद सन्यासी विद्रोह शुरू हुआ, जिससे घोर अराजकता, दुर्दशा उत्पन्न हुई। हालांकि विद्रोह का तत्कालीन कारण हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के पवित्र स्थानों हेतु जाने वाले तीर्थ यात्रियों पर अंग्रेजों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध थे। क्वेश्चन नंबर 51, गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां की कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? तो यह किया था राजकुमार शुक्ल ने किया था। किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने किया था। चंपारण दंगों के नेता राजकुमार शुक्ला गांधी जी को चंपारण लाने में कामयाब रहे। उन्होंने दिसंबर 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मुलाकात की और इंडिगो उत्पादक की शिकायतों को रखा। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय किसानों के इतिहास में गठित सहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ था? तो यह गठित जो हुआ था बिहार एवं बंगाल में हुआ था। भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण 1781 ईस्वी में बंगाल प्रेसिडेंसी को घटित हुआ था। इस विद्रोह को बिहारी विद्रोह या बंगाल के किसान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। के पौधे लगाने वालों का आंदोलन चंपारण में हुआ था। खेतिहर सत्याग्रह खेरा में हुआ था। कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह अहमदाबाद में हुआ था। और असहयोग आंदोलन के बंद करने के लिए जो आंदोलन चलाया गया था वह चौड़ी चौड़ा में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 54 पर चलते हैं। चंपारण आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? तो इसमें जो थे, इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। कौन कौन थे देख लीजिए। गांधी जी मोतिहारी बिहार में चंपारण का जिला मुख्यालय के किसानों की स्थिति की जांच करने के लिए ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, महादेव देसाई, ये थे महादेव देसाई, जेबी कृपलानी, नरहरि पारिक, मजहर उल हक आदि के सहित एक नील के किसान राजकुमार शुक्ला के अनुरोध पर वहां गए, जो लखनऊ में कांग्रेस के 31वें अधिवेशन में उनसे मिले थे। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित आंदोलनों में किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और सफल भी रहा? तो ये जो था बारदोली सत्याग्रह गुजरात में इनका सफल रहा। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1928 ईस्वी में गुजरात के बारदोली में हुए किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, जहां प्रांतीय सरकार किसानों के लगान में 30% की वृद्धि दी। इस आंदोलन के पश्चात उन्हें सरदार की उपाधि प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 56, 1918 में किस महीने में चंपारण कृषि कानून चंपारण एग्रीयन एक्ट यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। कौन हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा गांधी जी द्वारा 1917 में किए गए प्रथम नील सत्याग्रह नील आंदोलन के बाद 4 मार्च 1918 को यूरोपीय नील बागान मालिकों के विरुद्ध सरकार के ने चंपारण कृषि कानून चंपारण एग्रीयन एक्ट पारित किया गया। इस कानून के तहत बिहार, उड़ीसा व बंगाल के कुछ प्रांतों में प्रचलित तिनकठिया पद्धति समाप्त कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 57, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो ये था इरविन था। कौन था? इरविन था। गांधी जी की लोकप्रियता के कारण चंपारण सत्याग्रह के दौरान उन्हें रोकने के लिए एक ब्रिटिश बागान प्रबंधक इरविन ने कार्यवाही करने का निर्णय लिया। उसने गांधी जी को रात्रि भोज का निमंत्रण दिया
जिसे गांधी जी ने सहर्ष स्वीकार किया। इरविश ने इस निमंत्रण के पीछे गांधी जी की हत्या का षड्यंत्र रचा गया था। इसमें रसोइया बत्तख मियाँ ने गांधी जी की जान बचाई थी। क्वेश्चन नंबर 18, बिहार के क्रांतिकारी किसान नेता कौन थे? तो ये स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, बिहार के क्रांतिकारी। स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार के एक प्रमुख आंदोलनकारी किसान नेता थे। उन्होंने जमींदारों और ब्रिटिश उपनिवेशक प्रशासन की दमनकारी नीतियों के खिलाफ किसानों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक थे, जो किसान के अधिकारों, कृषि सुधारों की वकालत करने वाला एक महत्वपूर्ण संगठन बन गया। क्वेश्चन नंबर 59, 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया था। इंडियन एसोसिएशन 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा ब्रिटिश भारत में स्थापित पहला स्वीकृत राष्ट्रवादी संगठन था। क्वेश्चन नंबर 60, मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ई। मद्रास महाजन सभा का गठन वर्ष 1884 ईस्वी में हुआ था। कौन किया था? एम बी राघवाचारी बी सुब्रमण्यम अय्यर, ए पी आनंद चाल द्वारा किया गया। इसका मुख्यालय जो था तमिलनाडु में था। क्वेश्चन 61, हिंदू मेला किसने संगठित किया था? हिंदू मेला किसने संगठित किया था? इसका जो आंसर हो जाएगा नवगोपाल मित्र ने किया था। नवगोपाल मित्र ने हिंदू मेला को संगठित किया। हिंदू मेला की स्थापना 1867 ईस्वी में कलकत्ता में नवगोपाल मित्रा ने टैगोर परिवार के सक्रिय सहयोग से की थी। हिंदू मेला को चैत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था? तो यह किया था सर विलियम जोन्स ने किया था। किसने किया था? सर विलियम जोन्स ने किया था। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी 1784 ईस्वी को विलियम जोन्स ने कलकत्ता स्थित फोर्ट विलियम में की गई थी। पूरी एशिया महाद्वीप में एशियाटिक सोसाइटी ज्ञान और अनुसंधान का सबसे पुराना केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये इसका जो हुआ था बम्बई में हुआ था 1885 ईस्वी में। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। इंडियन एसोसिएशन 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा ब्रिटिश भारत में स्थापित पहला स्वीकृत राष्ट्रवादी संगठन था। क्वेश्चन नंबर 60, मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो इसमें इसका आंसर जो हो जाएगा ई हो जाएगा। इसका जो किया गया था 1884 ईस्वी में। 1884 ईस्वी में मद्रास महाजन सभा का गठन वर्ष 1884 ईस्वी में बी राघवाचारी बी सुब्रमण्यम अय्यर एवं पी आनंद चाल द्वारा किया गया। इसका मुख्यालय तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 61 पर चलते हैं। हिंदू मेला किसने संगठित किया था? हिंदू मेला किसने संगठित किया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा इसका आंसर। हिंदी मेला नवगोपाल मित्र ने किया था। किसने किया था? नवगोपाल मित्र ने किया था इसका हिंदू मेला का गठन। हिंदू मेला की स्थापना 1867 ईस्वी में कोलकाता में नवगोपाल मित्र ने टैगोर परिवार के सक्रिय सहयोग से की थी। हिंदू मेला का चैत्र मेला के नाम से भी जानते हैं। हिंदू मेला को किस नाम से जानते हैं? तो चैत्र मेला के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था? तो यह किया था विलियम जोन्स ने किया था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी, इसका पूरा डेट देख लीजिए, 15 जनवरी 1784 ईस्वी को विलियम जोन्स ने कलकत्ता स्थित फोर्ट विलियम में की थी। पूरे एशिया महाद्वीप में एशियाटिक सोसाइटी ज्ञान और अनुसंधान का सबसे पुराना केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 63 पर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था कहाँ हुआ था? तो ये बम्बई में 1885 ईस्वी में हुआ था। 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। इसका पहला अधिवेशन दिसंबर 1885, इसका जो डेट है दिसंबर 1885 ईस्वी में बंकिम चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में बम्बई में हुआ था।
1886-87 में दूसरा और तीसरा अधिवेशन क्रमशः कोलकाता एवं मद्रास में दादा भाई नौरोजी व बदरुद्दीन तैयब जी की अध्यक्षता में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 64, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इसका जो था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में एलन ऑक्टेवियन ह्यू ने की थी। इस कोई विकल्प सही नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर 1885 ईस्वी के बम्बई अब मुंबई आयोजित किया गया था। यह किया गया था बेगम चंद बनर्जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष चुना गया था। अंश संस्थापक सदस्य भी थे इनके साथ। कौन कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, एस. रामास्वामी मुदलियार एवं सुब्रमण्यम अय्यर, रमेश चंद्र दत्त थे इनके साथ। क्वेश्चन नंबर 65 पर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी, कौन थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी, इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, एनी बेसेंट हो जाएगा, एनी बेसेंट। और भारतीय अगर पूछता कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी तो वह सरोजनी नायडू थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। वर्ष 1917 में कोलकाता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। देखिए ये सब क्वेश्चन बीपीएससी 2 में 12/2023 शिफ्ट सेकेंड पेपर में पूछा गया था। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। या देखिए ये जो पूछा गया था तो 1 to 5 के लिए पूछा गया था, और ये है बीपीएससी 3 शिफ्ट 7/12/2023 में पेपर थर्ड में पूछा गया था। क्या पूछा गया था? 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे R.N. मुधलकर। कौन थे? R.N. मुधलकर थे। R.N. मुधलकर थे। 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष R.N. मुधोलकर थे। क्वेश्चन नंबर 67, लखनऊ समझौता हुआ था। तो लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था। लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 में लखनऊ में आयोजित हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के संयुक्त सन में दोनों दलों के बीच एक समझौता हुआ था। क्वेश्चन नंबर 68, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? गया अधिवेशन तो ये 1922 ईस्वी में गया अधिवेशन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन दिसंबर 1922 में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता C.R. दास ने किया था। C.R. दास मतलब चित्तरंजन दास ने की थी। इस अधिवेशन में C.R. दास ने क्या किया था? लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रवेश के समर्थन में एक संकल्प प्रस्तुत किया था। उन्होंने 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया था। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन नंबर 69, 1922 ईस्वी में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? देखिए अभी ही डिस्क्राइब कर चुके हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा चित्तरंजन दास हो जाएगा। 1922 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। क्वेश्चन नंबर 70, नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना रहा है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसका जो है देख लीजिए क्या है। चंपारण दंगे के नेता राजकुमार शुक्ला गांधी जी को चंपारण लाने में कामयाब रहे। उन्होंने दिसंबर 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मुलाकात की। इंडिगो उत्पादकों को शिकायतों को रखा। इस समय में ब्रज किशोर प्रसाद द्वारा कृषि संबंधी समस्या की जांच के संबंध में एक प्रस्ताव लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 71, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था? तो ये पूर्ण स्वराज जो कहा जाता है ये लाहौर अधिवेशन 1929 में किया गया था। उसमें अध्यक्षता जो किए थे जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत पारित हुआ था। जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 71, ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली की राजधानी के नींव किसने रखा था? तो ये किंग जॉर्ज प्रथम ने दिल्ली की राजधानी को नींव रखा था। नई
नई दिल्ली की आधारशिला 1911 में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी द्वारा रखी गई थी। राजा ने अपनी राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित किया था। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग की दृष्टिकोण के बारे में कौन सही है? तो इसमें मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में यह सही है, डी सही है, इनमें से ज्यादा हो जाएगा। मुस्लिम लीग ने 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया क्योंकि क्रिप्स मिशन ने युद्ध के बाद सीमित स्वशासन की पेशकश की थी। लेकिन मुस्लिम लीग को लगा कि यह अलग मुस्लिम प्रतिनिधित्व और सुरक्षा उपायों के बारे में उसकी चिंताओं के संबोधित नहीं करता है। मुस्लिम लीग ने 1945 में बेबल योजना को स्वीकार दिया क्योंकि यह स्वतंत्र पाकिस्तान के लिए उनके दावे को कमजोर कर सकता था। और 1946 ईस्वी में सीधी कार्यवाही का सहारा लिया, जिसके बाद पूरे देश में दंगे भड़क उठे थे। क्वेश्चन नंबर 81। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किस वक्त अलग पाकिस्तान की मांग को प्रस्ताव रखा था? तो यह रखा था, कब रखा था? 23 मार्च 1940 को यह रखा था, प्रस्ताव रखा था। 23 मार्च 1940 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में भारत से पृथक पाकिस्तान राज्य की मांग का प्रस्ताव रखा गया था। दिल्ली की राजधानी की नींव किसने रखी थी? ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली की राजधानी की नींव किसने रखी थी? तो ये रखा था किंग जॉर्ज पंचम ने रखा था। किसने रखा था? किंग जॉर्ज पंचम ने रखा था। नई राजधानी नई दिल्ली की आधारशिला दिसंबर 1911 में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी द्वारा रखी गई थी। राजा ने अपनी राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही है? मुस्लिम लीग के बारे में कौन सा सही है? तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। इनमें से ज्यादा हो जाएगा, इनमें से अधिक हो जाएगा, इनमें से अधिक हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा, मुस्लिम लीग ने 1942 में क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को स्वीकार कर दिया क्योंकि क्रिप्स मिशन ने युद्ध के बाद सीमित स्वशासन की पेशकश की थी। लेकिन मुस्लिम लीग को लगा कि यह अलग मुस्लिम प्रतिनिधित्व और सुरक्षा उपाय के बारे में उनके चिंताओं को संबोधित नहीं करता है। मुस्लिम लीग ने 1945 में बेबल योजना स्वीकार कर दिया क्योंकि यह स्वतंत्र पाकिस्तान के लिए दावे को कमजोर कर सकता था। और 1946 में सीधी कार्यवाही का सहारा लिया, जिसके बाद पूरे देश में दंगे भड़क उठे थे। क्वेश्चन नंबर 81। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किस पर अलग पाकिस्तान की मांग को प्रस्ताव को रखा था? तो यह रखा था मांग 23 मार्च 1940 को रखा था। 23 मार्च 1940 को रखा था। 23 ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में भारत से पृथक पाकिस्तान राज्य का मांग को प्रस्ताव रखा गया था 23 मार्च 1940। क्वेश्चन नंबर 82। 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ की थी? 1915 में होम रूल किसने प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं जो किया था। भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत एनी बेसेंट के द्वारा तथा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में शुरू किया गया था। होम रूल आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए तिलक ने अप्रैल 1916 में तथा एनी बेसेंट सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 83। मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया? तो ये 22 दिसंबर 1940 के मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में कई भारतीय मुसलमानों को मुक्ति दिवस मनाया गया था। मुस्लिम लीग परिषद ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही के रूप में भी घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 84। इस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में किया था। तो होम रूल लीग की स्थापना किया था 1916 में। इसका आंसर जो हो जाएगा पूना में। कहाँ किए थे? पूना में किए थे। अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने बेलगांव पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की थी, जबकि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की शुरुआत की। इस आंदोलन के समान उद्देश्य भारत में स्वशासन प्राप्त करना था। तिलक की लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत, बरार में काम करती थी तथा एनी बेसेंट के लीग देश बाकी हिस्सों में काम करती थी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी घटना पहले हुआ है? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। क्रिप्स मिशन का आगमन 1928।
लॉर्ड बेवल का गवर्नर जनरल के रूप में आगमन 1945। और इसका जो आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन सबसे पहले हो जाएगा। सही उत्तर 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ। क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 का आगमन हुआ और 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा तथा 15 जून 1943 को लॉर्ड बेवल का गवर्नर जनरल के पद पर आगमन हुआ। 15 जून 1943 को तथा 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो तथा 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ। क्वेश्चन नंबर 86 पर चलते हैं कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी। तो गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में हुआ था, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एस्टोरिया में 1913 में अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष जो थे कौन थे? सरदार सोहन सिंह भाखना थे। कौन थे? सरदार सोहन सिंह भाखना थे। क्वेश्चन नंबर 87 किसने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की थी? तो ये किया था सचिंद्र नाथ सन्याल ने किया था अनुशीलन समिति की स्थापना। ये देख सकते हैं कि यह बीपीएससी ट्री 2 में पूछा गया है 10/12/2023 का पेपर 3 में यह पूछा गया क्वेश्चन था। अनुशीलन समिति की एक शाखा पटना में सचिंद्र नाथ सन्याल 1913 में स्थापित की थी। इसकी स्थापना 24 मार्च 1902 को परमथनाथ मित्रा तथा वरिंद्र कुमार घोष ने कलकत्ता में किया था। क्वेश्चन नंबर 88 कि गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं डुंडे खान ने निम्नलिखित में किस स्थान पर विद्रोह किया था? किस स्थान पर विद्रोह किया था? तो यह विद्रोह किया था सिंगापुर में किया था। कहाँ किया था? सिंगापुर में किया था विद्रोह। गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं डुंडे खान ने सिंगापुर में विद्रोह किया था। गदर पार्टी का गठन 1913 में किया गया। इसका मुख्यालय जो था अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। सोहन सिंह भाखना इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 89 किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना घटी थी? तो यह घटा था कब? 1908 ईस्वी में घटा था। मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में घटी थी। इस घटना को क्रांतिकारी खुद्दीराम बोस और उनके साथी प्रफुल्ल चाकी ने अंजाम दिया था। क्वेश्चन नंबर 90 मुजफ्फरपुर बम कांड में किसे मौत की सजा दी गई थी? तो ये खुद्दीराम बोस को मौत की सजा दी गई थी और सबसे कम उम्र के थे जिन्हें फांसी दिया गया था। मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस में 1908 में अलीपुर बम कांड में इन्हें फांसी दिया गया था। 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट DH किंग्सफोर्ड की हत्या के लिए खुद्दीराम बोस प्रफुल्ल चाकी द्वारा असफल साजिश हुई थी। अरविंद घोष को भी हमले की योजना बनाने उनकी निगरानी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अलीपुर जेल में एकांत कारावास में कैद किया गया था। प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार दी थी। खुद्दीराम बोस 11 अगस्त 1908 को फांसी पर लटकाया गया और वह फांसी पाने वाले सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी बन गए थे। हालांकि अरविंद घोष का बचाव युवा वकील चित्तरंजन दास ने किया था। अरविंद घोष का बचाव कौन किया था? युवा वकील चित्तरंजन दास ने किया था। क्वेश्चन 91 पर चलते हैं। लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक किसने किया था? तो ये किया था विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर लंदन में अभिनव भारत के संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर थे। इन्होंने अपने भाई इनके जो भाई गणेश दामोदर सावरकर के साथ मिलकर वर्ष 1904 में इसकी स्थापना की थी। इन्होंने मित्र मेला की शुरुआत की थी, आगे चलकर अभिनव भारत के रूप में स्थापित हुई। इसके द्वारा लिखी गई पुस्तकें द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस तथा हिंदू कौन है इसका प्रमुख था। क्वेश्चन नंबर 92 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 इस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों ने साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा मेरठ षड्यंत्र मामला था। कौन था? मेरठ षड्यंत्र मामला था। मेरठ षड्यंत्र केस के अंतर्गत 3 ब्रिटिश नागरिक फिलिप एस्पेट, बेन ब्रेडके तथा कैस्टर हचिंस को गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया गया। इस केस में फंसे अभियुक्तों को बचाने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने M.A. अंसारी, K.N. काटजू, MC कांगड़ा आदि ने पैरवी की थी। क्वेश्चन नंबर 93 लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? तो ये मदन लाल ढींगरा ने किया था। किसने किया था? मदन लाल ढींगरा ने सर कर्जन वायली की हत्या की थी। सर कर्जन वायली एक वरिष्ठ ब्रिटिश अधिकारी थे और भारत के राज सचिव के राजनीतिक सहायक भी थे। हत्या के जुलाई 1909 ईस्वी को लंदन में इंपेरियल इंस्टीट्यूट में हुई थी। मदन लाल ढींगरा इंग्लैंड में भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के सदस्य भी थे। क्वेश्चन नंबर 94 पे चलते हैं।
प्रसिद्ध राष्ट्रीय सेना के मुकदमे लाल किले दिल्ली में कब आयोजित हुए थे? तो ये 1945 में लाल किले आयोजित हुए थे। प्रसिद्ध भारतीय राष्ट्रीय सेना के मुकदमे 1945 में दिल्ली के लाल किले में हुए थे। यह मुकदमा ब्रिटिश राष्ट्रीय सेना के अधिकारियों ब्रिटिश क्राउन के खिलाफ देशद्रोह के आरोप में मुकदमा चलाने के लिए आयोजित किए गए थे। शाह नवाज खान, गुरबख्श सिंह ढिल्लों और प्रेम कुमार सहगल जैसे प्रमुख व्यक्ति उन लोगों में शामिल थे जिन पर मुकदमा चलाया गया था। आईएनए अधिकारियों को बचाव प्रमुख भारतीय वकीलों की एक टीम ने किया था, जिसमें भोला भाई देसाई, तेज बहादुर स्प्रू और जवाहरलाल नेहरू शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 95, किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को एकता और एकजुटता दिखाने के लिए स्वर्ण मंदिर की चाबियां सौंपी गई थी? तो यह है सैफुद्दीन किचलू को। किसे? सैफुद्दीन किचलू। सैफुद्दीन किचलू एक मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें स्वर्ण मंदिर की चाबियां दी गई थी। स्वर्ण मंदिर की चाबियां दी गई थी। यह संकेत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एकजुटता और एकता का प्रतीक था। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन गांव के लोग सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तारी कर विरोध में एक समावृत मैदान में जलियांवाला बाग में एक मेले में शामिल होने के लिए अमृतसर आए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 96, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी श्रमिक मार्च का नेतृत्व किस स्थान से कर रहे थे? तो ये जो स्थान से कर रहे थे, न्यू सेकल से ट्रांसवाल तक कर रहे थे। महात्मा गांधी के बारे में परिचय उनके जान लेते हैं। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में न्यू सेकल से ट्रांसवाल क्षेत्र तक भारतीय श्रमिकों की एक मार्च आयोजित किया। यह मार्च देश में भारतीय श्रमिकों के साथ हो रहे अनुचित व्यवहार और भेदभाव के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन था। मार्च ऐतिहासिक मार्च चार्ल्स टाउन से शुरू हुआ और वोक्स रस्ट जेल पर समाप्त हुआ, जहां गांधी जी और उनके अनुयायियों को गिरफ्तार किया गया था। दक्षिण अफ्रीकी अधिकारियों ने 6 नवंबर 1913 को मजदूर मार्च का नेतृत्व करने के कारण मोहनदास करमचंद गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। क्वेश्चन नंबर 97, असहयोग आंदोलन को निलंबित कब किया गया था? तो यह किया गया था 1922 में। स्टार्ट हुआ था 1920 में और 22 में स्थगित कर दिया गया था। असहयोग आंदोलन के चौरा चौरी कांड के पश्चात वर्ष 1922 में निलंबित किया गया था। इस घटना में 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलाकर मार दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खतियारों की प्रमुख मांग कौन सी थी? तो ये जो मांग थी, इसका जो आंसर हो जाएगा इनमें से अधिक हो जाएगा, युक्त से एक से अधिक हो जाएगा। क्या क्या मांग थी असहयोग आंदोलन में? असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले किसानों को प्रमुख मांग राजस्व में कमी करना था, बेगारी का उन्मूलन करना था, जमींदारों को बहिष्कार किया जाना था, आदिवासी खेतीकारों से वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु वनों में प्रवेश की अनुमति की मांग थी। अतः विकल्प डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 99, खुदाई खिदम तागार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा। इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। खुदाई खिदम तागार आंदोलन उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में पश्तून स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में एक अहिंसक आंदोलन था। खुदाई खिदम तार आंदोलन का वर्ष शुरुआत 1929 में था। क्वेश्चन नंबर 100 पर चलते हैं। पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो ये 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। पूना समझौता श्री राजा गोपालचारी, जयकर, तेज बहादुर सुप्रू, घनश्याम दास बिरला इत्यादि नेताओं के प्रयासों से 24 सितंबर 1932 ईस्वी को महात्मा गांधी और दलित नेता भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था, जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौता के तहत अंबेडकर ने पृथक निर्वाचक मंडल को छोड़ दिया था और उन्हें विधानमंडल के अंदर हिंदुओं के अंतर्गत ही स्थानों का आरक्षण प्रदान किया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, 5 मार्च 1931 की कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? तो 5 मार्च जो घटा था, गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता हुआ था। देख लीजिए इसका और क्या क्या है पूरा डिटेल। ऐतिहासिक गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच संपन्न हुआ था। यह महत्वपूर्ण था क्योंकि यह पहली बार था जब गांधी जी और वायसराय बराबर के स्तर पर मिले थे। कुछ महत्वपूर्ण समझौते हुए थे
इसमें देख लेते हैं क्या समझौता इसमें हुआ था। पहला जो समझौता हुआ था, हिंसा के आरोपियों को छोड़कर सबको रिहा किया जाए। दूसरा था, भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार मिलना चाहिए। तीसरा था, कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। और चौथा था, कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी। और पांचवा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102, पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? पूना पैक्ट जो हुआ था उसका उद्देश्य क्या था? तो उसका जो उद्देश्य था, दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व था। पुनः समझौता जो हुआ था, पुनः पैक्ट का उद्देश्य दलित वर्ग के राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान करना था। 24 सितंबर 1932 ईस्वी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तथा महात्मा गांधी एवं अन्य हिंदू नेताओं के प्रयत्न से पुणे के यरवदा सेंट्रल जेल में समझौता किया गया था। इसके तहत प्रांतीय विधानमंडल दलित वर्ग की सीटें 31 से बढ़ाकर 148 कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 103, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन था। कौन था? लॉर्ड इरविन था। लॉर्ड इरविन प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड इरविन ने 1926 से 1931 तक भारत के वायसराय गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा हुआ। नेक्स्ट पर चलते क्वेश्चन, 1930 में धरना विरोध के कारण बिहार क्षेत्र में राजस्व संग्रह कितना कम हो गया था? तो वह संग्रह कम हो गया था, करीबन 30 लाख कम हो गया था। 1930 में धरने के कारण बिहार में राजस्व संग्रह 30 लाख की कमी आई। 12 मार्च 1930 के गांधी जी ने समुद्री जल से नमक बनाकर ब्रिटिश नीति को चुनौती देने के लिए साबरमती से तटीय शहर दांडी तक 241 मील की पदयात्रा की थी। इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप पूरे भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन भड़क उठी थी। नमक बनाने की ब्रिटिश नीति का उल्लंघन करने के परिणाम स्वरूप गांधी जी को 5 मई को गिरफ्तार कर लिया गया। जनवरी 1931 में गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया। उन्होंने भारत के भविष्य पर लंदन में आयोजित एक सम्मेलन में समान वार्ताकार की भूमिका के बदले सत्याग्रह वापस लेने की सहमति व्यक्त की। अगस्त 1931 में गांधी जी राष्ट्रवादी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधित्व के रूप में शामिल हुए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। और उसके बाद नो टैक्स अभियान के परिणाम स्वरूप चौकीदारी के कर के भुगतान से इनकार कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 105 पर चलते हैं। बंबई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव कब किया गया था? भारत छोड़ो प्रस्ताव जो पारित किया गया था 8 अगस्त 1942 ईस्वी को पारित किया गया था। बंबई में कांग्रेस कमेटी द्वारा 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पास किया गया। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस की कार्य समिति में इसे पेश किया गया था। गांधी जी द्वारा इसी समय करो या मरो का नारा दिया गया था। मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी एवं हिंदू महासभा ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 106, आजाद दस्ता की स्थापना किसने किया था? तो आजाद दस्ता का जो स्थापना जो किया था जयप्रकाश नारायण ने किया था। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। आजाद दस्ता एक क्रांतिकारी संगठन था जिसका स्थापना 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने की थी। सूरज नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार के मधुबनी जिले में संगठन के एक अलग स्वतंत्र परिषद की स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 107, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो यह मुख्य कारण 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य जो कारण था क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण हुआ था। किसके कारण? क्रिप्स मिशन विफलता। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। यह क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद शुरू किया गया था जब यह संवैधानिक गतिरोध को हल करने में विफल रहा था। यह प्रस्ताव महात्मा गांधी द्वारा ब्रिटिश वापसी और किसी भी जापानी आक्रमण के खिलाफ अहिंसक असहयोग आंदोलन के लिए तैयार किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अधिवेशन में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया था। गांधी जी ने ग्वालियर जो है टैंक के मैदान, जिसे अब अगस्त क्रांति के मैदान के नाम से भी जाना जाता है, दिए गए अपने भाषण में भारत छोड़ो आंदोलन में भी अपने भाषण में करो या मरो का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 108, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के संस्थापक कौन थे? INA के संस्थापक जो थे वह थे मोहन सिंह थे। कौन थे? मोहन सिंह थे। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना मूल रूप से कैप्टन मोहन सिंह ने सितंबर 1942 में जापान में बंदी बनाए गए भारतीय युद्धबंदियों के साथ सिंगापुर में हुई थी।
क्वेश्चन नंबर 109, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुआ था? तो गदर पार्टी का जो स्थापना हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। पंजाब के प्रमुख क्रांतिकारी लाला हरदयाल द्वारा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया यूएसए के अध्यापन के दौरान सोहन सिंह भाकना के सुझाव पर 1 नवंबर 1913 के गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। सोहन सिंह भाकना गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष और चेयरमैन थे। क्वेश्चन नंबर 110, 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को एससी बोस ने भारत की अस्थायी सरकार कहाँ स्थापित किया था? तो अस्थायी सरकार सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्थापित किया था। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार की गठन की घोषणा किया। इसे आजाद हिंद या स्वतंत्र भारत भी कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय सेना आजाद हिंद सरकार की सेना थी। रंगून और सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने 2 आजाद हिंद फौज के मुख्यालय स्थापित किए। रानी झांसी रेजिमेंट को एक महिला इकाई के रूप में बनाया गया था। इस रेजिमेंट के प्रभारी लक्ष्मी सहगल जी थे। क्वेश्चन नंबर 111, इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा है कि शांति के साथ इसके मरने में सहयोग दे सकूं? यह कहा था लॉर्ड कर्जन ने कहा था ये इतनी बड़ी बात कि जब तक मैं भारत में रहूं कांग्रेस लड़खड़ाते हुए गिरे। तो ये लॉर्ड कर्जन ने कहा था। तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर जनरल कर्जन ने कहा था कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा है कि शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। कर्जन का कार्यकाल जो हुआ था 1899 से लेकर 1905 तक रहा। बंगाल विभाजन भी इसी के समय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यह कहकर आलोचना की यह बहुत छोटे वर्ग अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व कर रही है? तो ये लॉर्ड डॉफ्री ने कहा था। किसने कहा था? लॉर्ड डॉफ्री ने कहा था। लॉर्ड डॉफ्री ने 1884 से 1888 तक इसका कार्यकाल भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय थे। उनके कार्यकाल के दौरान 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। डॉफ्री ने कांग्रेस को भारत के सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व कहा। क्वेश्चन नंबर 113, इस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिन लिथगो ने पटना एवं उनके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। तो गोली चलाने के आदेश दिया था, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगस्त क्रांति 1942 के दौरान 11 अगस्त 1942 को लॉर्ड लिथगो ने पटना एवं इसके आसपास के भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। इस घटना में शहीद होने वाले छात्र थे। इस घटना में पटना गोलीकांड के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 114, क्लेमेंट एटली ने यह घोषणा की कि किस तारीख की ब्रिटिश जून 1948 तक भारत छोड़ देंगे? तो यह घोषणा 20 फरवरी 1947 ईस्वी को किया था। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 की घोषणा की भारत को 30 जून 1948 तक पूर्ण स्वशासन प्रदान कर दिया जाएगा। इसी उद्देश्य के संविधान निर्माण प्रक्रिया के देखरेख के लिए शाही परिवार के सदस्य और शीर्ष ब्रिटिश नौसेना अधिकारी लॉर्ड माउंटबेटन को चुना गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का प्रथम बार किसने फहराया था? तो ये मैडम जी भीकाजी कामा ने फहराया था। कौन फहराया था? मैडम भीकाजी कामा ने फहराया था। मैडम भीकाजी कामा एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने 1907 में पहली बार विदेशी धरती जर्मनी के स्टटगार्ट नगर में भारतीय झंडा फहराया था। भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति के जननी के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 116, इनमें से कौन सा इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने हैं? तो यह है दादा भाई नौरोजी। कौन है? दादा भाई नौरोजी। इंग्लैंड में भारत का अनाधिकारिक दूत दादा भाई नौरोजी माने जाते हैं। 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कर दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश जनता और संसद को भारतीय विषयों में अवगत कराया तब भारतीयों के पक्ष में इंग्लैंड में जन समर्थन तैयार किया। इसीलिए भारत के दूत कहे जाते थे। इन्हें सम्मान पूर्वक भारत का वयोवृद्ध पुरुष ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 117, भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर कहा है? तो इनमें से इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। किसने कहा था? भारत शासन अधिनियम 1935 को दास्ता गुलामी का चार्टर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इसके साथ ही उन्होंने
एक कर जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं भी कहा था। जिन्ना ने इस एक्ट को पूर्णतः सरा हुआ मूल रूप से बुरा कहकर पूर्णतः अस्वीकृत कर दिया था। इसी एक्ट द्वारा बर्मा म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 118, अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज कैसे किया? तो अंग्रेजों ने भारत पर जो राज किया था बांटो और राज करो की नीति के कारण, बांटो और राज करो की नीति के कारण अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक शासन करने के लिए बांटो और राज करो की नीति का सहारा लिया। शुरू में हिंदू और मुसलमानों को लड़ाया गया, इसके बाद हिंदुओं को भी आपस में दलित और पिछड़े के आधार पर लड़ाया गया। मार्ले मिंटो सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मुस्लिम लीग की स्थापना, सांप्रदायिक पंचायत आदि इसके प्रमुख उदाहरण थे। क्वेश्चन नंबर 119, 1863 में इंडियन सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये प्रथम भारतीय जो थे सत्येंद्रनाथ ठाकुर थे। कौन थे? सत्येंद्रनाथ ठाकुर। 1863 ईस्वी में इंडियन सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्रनाथ ठाकुर थे। सत्येंद्रनाथ ठाकुर 1865 ईस्वी में अहमदाबाद के सहायक मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के पद पर काम शुरू किया। वे सिविल सर्विसेज में लगभग 30 साल तक रहे। क्वेश्चन नंबर 120, किस समाज सुधारक को लोक हितवादी के नाम से भी जाना जाता है? तो ये G.H. देशमुख को जाना जाता है। G.H. देशमुख को जाना जाता है। गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से भी जाना जाता है। गोपाल हरि देशमुख महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक और तर्कवादी थे जिन्होंने ब्रिटिश राज के तहत न्यायाधीश का पद संभाला था। वर्ष मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किया गया था अलीगढ़ में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। क्या है आंसर? 1877 ईस्वी में सर सैयद अहमद अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। उसका उद्देश्य ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के अनुरूप एक कॉलेज का निर्माण करना था, लेकिन इसके इस्लामी मूल्यों में समझौता किए बिना। क्वेश्चन नंबर 122 पर चलते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे इनमें से इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। कौन थे? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट पर चलते हैं 123 नंबर, मशहूर नारा जो है इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? इसका जो आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा हसरत मोहानी ने दिया था। किसने? हसरत मोहानी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। हसरत मोहानी। इनकलाब जिंदाबाद नारा 1921 ईस्वी में उर्दू कवि और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी मौलाना हसरत मोहानी द्वारा दिया गया था। यह 1920 के दशक के अंत में भगत सिंह 1960 से 1931 तक द्वारा अपने भाषणों और लेखन के माध्यम से लोकप्रिय हुआ था। यह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का आधिकारिक भी नारा था। क्वेश्चन नंबर 124, इनमें से कौन सा अहरार आंदोलन से संबंधित है? और अहरार आंदोलन से संबंधित है तो यह है हसन इमाम। कौन है? हसन इमाम इसका आंसर हो जाएगा। इसका देख लेते हैं पूरा डिटेल। अहरार आंदोलन की स्थापना 1910 ईस्वी में की गई थी। इसका नेतृत्व मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान और हसन इमाम और मौलाना जफर अली खान और मजहर उल हक ने किया था। अहरार आंदोलन के नेता लखनऊ समझौते 1916 के खिलाफ थे। किसके खिलाफ थे? 1916 के खिलाफ थे। 1916 लखनऊ समझौता के खिलाफ थे। क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित में से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं था? कौन इसमें संबंधित नहीं था? तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा। इसका मौलाना अल्ताफ हुसैन अली संबंधित नहीं थे, शामिल इसमें नहीं थे। अहरार आंदोलन की स्थापना 1910 ईस्वी में की गई। इसका नेता जो मौलाना मोहम्मद अली था, हकीम अजमल खान था, हसन इमाम था, मौलाना जफर अली खान और मजहर उल हक ने किया था। अहरार आंदोलन के नेता लखनऊ समझौते 1916 के खिलाफ थे। क्वेश्चन नंबर 126, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये सर फजल अली की अध्यक्षता में हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना फजल अली की अध्यक्षता में दिसंबर 1953 में की गई थी। के.एम. पनिकर और H.N. कंजरू राय पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 127, किस विचारधारा का राष्ट्रीय आंदोलन में कोई संबंध नहीं था? किस विचारधारा में राष्ट्रीय आंदोलन का कोई संबंध नहीं था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। क्या इसका आंसर दिया गया है? तो इसका आंसर है उपयुक्त
तीनों विचारधाराओं का संबंध राष्ट्रीय आंदोलन से रहा है। जहां कांग्रेस की स्थापना के प्रारंभिक चरण में उत्तरदायी प्रमुखता में छाए रहे, वही बाद का काल गांधी युग से संबोधित किया जाता है। साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित एम.एन. राय, भगत सिंह, गुलाम हुसैन, श्रीयाद, अमृत डांगे, मजहर अहमद आदि ने राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कानपुर षड्यंत्र एवं पेशेवर षड्यंत्र का संबंध साम्यवादी विचारा से ही रहा है। क्वेश्चन नंबर 128, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में जानी जाती है? तो वह है अरुणा आसफ अली। कौन है? अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली वह महिला स्वतंत्रता सेनानी थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी। उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराया था। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1930, 1932 और 1941 में जेल भी जाना पड़ा। उन्होंने ही भारत छोड़ो आंदोलन के समय भूमिगत रहकर आंदोलन को नेतृत्व दिया था। क्वेश्चन नंबर 129, ब्रह्म समाज का प्रभाव ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्य रूप से किस समूह तक सीमित था? तो वह सीमित था शहरी क्षेत्र समूह तक सीमित था। कहां तक? शहरी शिक्षित समूह तक संबंधित था। ब्रह्म समाज का मुख्यतः शहरी शिक्षित वर्ग तक ही सीमित था। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में शिक्षित और प्रगतिशील समाज के वर्गों को प्रभावित करता था, विशेष रूप से कलकत्ता जैसे शहरों में। क्वेश्चन नंबर 130, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इनमें से ज्यादा हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी के महू प्रदेश में हुआ था। उनके पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। अंबेडकर ने मूक न्याय का प्रकाशन किया था। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की और भीमराव अंबेडकर का देहांत 1956 में नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 131, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? वह किया था अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। किसने किया था? अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। अश्विनी कुमार दत्त ने 6 अगस्त 1905 को स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की, जिनका उद्देश्य स्वदेशी वस्तुओं की खपत को बढ़ावा देना था। बरिसाल हितैषी नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। किसने किया था? अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। मिलान करना है, देख लेते हैं किससे संबंध है। तो गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा कांग्रेस ने दिया, इंदिरा गांधी के समय, इंदिरा कांग्रेस के समय। और लोकतंत्र बचाओ जनता दल का है। और जोतने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? तो उसे एन.टी. रामाराव ने किया था, एन.टी. रामाराव। और चौथा है तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा किसने किया था? तो ये वाम मोर्चा ने किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं, देख लीजिए, इसमें पूरा डिटेल है। गरीबी हटाओ इंदिरा कांग्रेस, लोकतंत्र बचाओ जनता दल, जोतने वाली भूमि का वाम मोर्चा, तेलुगुओं का स्वाभिमान की रक्षा एन.टी. रामाराव। क्वेश्चन नंबर 133 पर चलते हैं, राष्ट्रीय जनता दल राजद की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो राजद की स्थापना 1997 में हुआ था। राष्ट्रीय जनता दल एक भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है जिनका मुख्यालय मुख्य रूप से बिहार में है और राज्य में है। इस पार्टी की स्थापना 1997 ईस्वी में किसने किया था? लालू प्रसाद यादव ने किया था। किसने किया था? लालू प्रसाद यादव ने किया था। क्वेश्चन नंबर 134, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किया गया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू की समय यह हुआ था, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किया गया था। 1938 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय योजना समिति एनपीसी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस की पहल पर की गई थी। इसकी स्थापना से ही स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष वाम राजनीति के प्रभाव का समावेश हुआ। क्वेश्चन नंबर 135, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग एसआरसी के सदस्य कौन थे? इनमें से हो जाएगा, इनमें से अधिक कौन कौन थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग
एसआरसी का गठन 1953 में भारत में राज्य सीमाओं के पुनर्गठन की सिफारिश करने के लिए किया गया था। आयोग के 3 सदस्य थे, हृदयनाथ कंजरू, फजल अली एवं के.एम. पनिक्कर। क्वेश्चन नंबर 136, ऑपरेशन बरगा ने भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार को अस्थायी समर्थन प्रदान किया था? तो ये प्रदान किया था ऑपरेशन बरगा को, ये हो जाएगा इसका आंसर, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार। किसने? पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने किया था। ऑपरेशन बरगा 1970 के दशक के अंत में 1980 के दशक के शुरुआत में पश्चिम बंगाल में हुआ और एक भूमि सुधार आंदोलन था। इसे ऑपरेशन का उद्देश्य उन शेयर कॉर्पोरेट्स जिन्हें बर्गादार के रूप में जाना जाता है के नाम में दर्ज करना था, उनके द्वारा खेती की जाने वाली भूमि पर उनके कानूनी अधिकारों को सुनिश्चित करना था। ऑपरेशन 1978 में शुरू हुआ और कई वर्षों तक चला, जिसने लाखों शेयर कॉर्पोरेट्स को लाभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 137, किसने गलती से लेफ्टिनेंट अरियस्ट को मार डाला था? गलती से मार डाला था, जानबूझकर नहीं मारा था, गलती से मारा गया था। तो ये मारा था दामोदर बालकृष्णन ने। दामोदर बालकृष्णन ने इसको गलती से मार दिया था। 22 जून 1897 को भाइयों दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्णन हरि चापेकर ने पुणे के महाराष्ट्र में ब्रिटिश अधिकारी डब्ल्यू सी रैंड और उनके सैन्य एस्कॉर्ट लेफ्टिनेंट आयस्ट की हत्या की 1857 के विद्रोह के बाद यह भारत में उस राष्ट्रपति का पहला मामला था। देखिए, ट्री थर्ड का है, क्लास 11 12 का हिस्ट्री है। क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन और भारतीय राष्ट्रवाद के जनक के रूप में भी जाना जाता है। वह ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्हें इंग्लैंड में भारत का अनौपचारिक राजदूत माना जाता था। प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक उनके द्वारा लिखी गई थी। धन निष्कासन का सिद्धांत उनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 139, किसानों के हित में गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किसके सहयोग से किया था? तो ये सहयोग से किया था 1917 में। तो ये इसमें शामिल जो थे राजेंद्र प्रसाद जी शामिल थे। सत्याग्रह का नेता कौन था? बारदोली सत्याग्रह का नेता कौन था? तो ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल है। कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल है। बारदोली सत्याग्रह गुजरात के सूरत जिले के बारदोली तालुका में सरदार वल्लभ भाई के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार द्वारा भू राजस्व में 30% वृद्धि के विरुद्ध शुरू किया गया एक अहिंसक आंदोलन था। 141 नंबर, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वह थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। पहले अध्यक्ष जो थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। सन 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। इसके पहले अधिवेशन दिसंबर 1885 में हेमचंद बनर्जी की अध्यक्षता में बम्बई में हुआ था तथा 1886-87 में दूसरा व तीसरा अधिवेशन क्रमशः कलकत्ता एवं मद्रास में दादा भाई नौरोजी व बदरुद्दीन तैयब जी की अध्यक्षता में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 142, निम्नलिखित में कौन होम रूल आंदोलन से संबंध नहीं था? तो कौन नहीं संबंध था? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं आंसर इसका हो जाएगा। होम रूल आंदोलन से कौन था? तो बाल गंगाधर, एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू होम रूल आंदोलन से संबंध थे। भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत एनी बेसेंट तथा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में शुरू किया गया था। होम रूल आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए तिलक ने अप्रैल 1916 में एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के संघर्ष से एक भाग के रूप में सरोजिनी नायडू 1919 में अखिल भारतीय होम रूल लीग के एक भाग के रूप में लंदन गई। क्वेश्चन नंबर 143, जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो इसका उस समय जो वायसराय था वह था लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 1919 जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। जलियांवाला बाग
नरसंहार के दौरान भारत का वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। इसका कार्यकाल 1916 से 1921 तक था। इसके काल में ही 1917 में शिक्षा पर सैलर आयोग तथा 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ, जिसके विरोध के परिणाम स्वरूप जलियांवाला बाग नरसंहार घटित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित में कौन से आंदोलन में एम.के. गांधी द्वारा शुरू किया गया था? महात्मा गांधी द्वारा कौन सा शुरू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से ज्यादा, हो जाएगा इनमें से ज्यादा। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन भी शुरू किया गया था, असहयोग आंदोलन भी शुरू किया गया था, और स्वदेशी आंदोलन सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 ईस्वी तक, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से 44 महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया जन आंदोलन था, क्योंकि सदस्य आंदोलन 1905 में बंगाल विभाजन के विरुद्ध किया गया था। इस आंदोलन में विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र द्वारा अपने संजीवनी में 1905 में प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 145, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा ASIS की स्थापना बिहार में किसके नेतृत्व में हुआ था? किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये हुआ था स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा हुआ था। स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा हुआ था। 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुआ था। ये इसके प्रथम अध्यक्ष भी थे। इस सन में NG रंगा को इसका सचिव